नमस्कार दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस 2026 ये परीक्षा हुई थी आपकी 22 अगस्त 2026 को। और इस परीक्षा में कुल मिला के 45 प्रश्न 45 क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके जीएस के लिए। सभी प्रश्न जो है दोस्तों ये काफ़ी जो है टफ लेवल के हैं और इन प्रश्नों के हिसाब से ही आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए। अब आपको ये उम्मीद नहीं करना चाहिए कि जो प्रश्न होंगे वो आसान आ जाएंगे। आसान प्रश्नों की संख्या बहुत कम है, टफ प्रश्नों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। फिलहाल ये पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। और विद सोल्यूशन, विद डिटेल सोल्यूशन, जितनी भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा वो सारी चीज़ें, वो सारे फैक्ट उस पीडीएफ में रहेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक बार पूरा जब ये क्लास समाप्त हो जाए तो वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अभी तो ये क्लास आज हो रही है तो कल तक आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके जाकर बहुत अच्छे तरीके से आप लोग एक बार देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी कि एसडीआरएफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए पहला कथन है, एसडीआरएफ का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 58(1)(a) के अंतर्गत किया गया है। तो दोस्तों ये जो राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष है एसडीआरएफ, इसका गठन देखो यहाँ पर बहुत ही मतलब डीप में जाके, और अगर आप चीज़ों को ठीक से नहीं पढ़े हैं तो गलती तो होगी ही होगी। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 48(1)(a) अगर होता तो ये सही होता। सोचिए कि कितना जरा सा डिफरेंस दिया है, आसानी से तो कोई इसे भांप नहीं पाएगा और प्रश्न गलत ही कर देगा। तो पहला जो ऑप्शन है ये आपका गलत है। दूसरा है, केंद्र सरकार सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए इस कोष का 70% और विशेष श्रेणी के लिए राज्यों के लिए 80% योगदान देती है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें तो ये 70 की जगह 75% होता तब ये सही होता, और ये जो 80% है यहाँ पर होता है 90%, ठीक है। यानी कि दूसरा कथन भी आपका गलत है। तीसरा कथन है, राज्य केंद्रीय रूप से अधिसूचित सूची में शामिल न होने वाली स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं के लिए इस कोष का 10% तक उपयोग कर सकते हैं। तीसरा वाला स्टेटमेंट आपका सही है और यहाँ पर जो विकल्प है वो है डी। तो डी विकल्प आपका सही है, ठीक है। और फिलहाल जैसे कि प्रश्न आजकल बहुत टफ पूछे जा रहे हैं तो इसीलिए मैंने एक पेड ग्रुप बनाया है और पेड ग्रुप में आपको इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है और प्लस नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। पेड ग्रुप के लिए आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। न्याय सेतु एआई चैटबॉट के संदर्भ में यहाँ पर देखिए 3 कथन है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। यह एक वॉइस फर्स्ट मल्टी मॉडल और बहुभाषी एआई संचालित कानूनी सहायक है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। इसे न्याय विभाग के दिशा कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था, ये भी करेक्ट है। यह वास्तविक समय में बहुभाषी अनुवाद को सक्षम करने के लिए अनुवादनी प्रणाली का उपयोग करता है। दोस्तों ये जो है ना अनुवादनी प्रणाली का उपयोग नहीं करता है, तो ये जो है ना किसका उपयोग करता है, ये करता है भाषणी का, ठीक है। तो अनुवादनी की जगह पर अगर होता आपका भाषणी तब ये आपका करेक्ट होता। तो फिलहाल तीसरा वाला जो विकल्प है ये आपका गलत है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 और 2 सही है और इसमें जो है 1 और 2 का विकल्प है पहला वाला, तो ये आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नोडल विभाग भारत सरकार की नागरिक अधिकार पत्र सिटीजन्स चार्टर पहल के कार्यान्वयन और संवर्धन के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों जो कौन सा नोडल विभाग है भारत सरकार की नागरिक अधिकार पत्र, तो ये है आपका कौन सा है, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, DARPG। तो विकल्प सी इसमें आपका करेक्ट है, ठीक है। तो देखो ये जो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग होता है DARPG, भारत सरकार में नागरिक चार्टर के निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य होता है कि यह सार्वजनिक सेवा वितरण को अधिक नागरिक केंद्रित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों के बीच प्रयासों का समन्वय करता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है कि रेलवे सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत द्वारा कौन सी स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली विकसित की गई है। देखो दोस्तों ये प्रश्न करंट अफेयर का है और 2-3 साल पुराना है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी आ रहे हैं। मतलब जो लेटेस्ट है सिर्फ वही नहीं पढ़ना है, पिछले जो अच्छे प्रश्न हैं उनको भी ध्यान में रखना है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, कवच, ठीक है। कवच इसका सही जवाब है। 5वां प्रश्न है कि 1965 में भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन EPZ
इस्टेब्लिश्ड इन 1965 इन कांडला। कांडला कहाँ पर स्थित है? तो ये मिलेगा आपको दोस्तों गुजरात में, ठीक है, मिलेगा कहाँ पर? गुजरात में। तो विकल्प डी आप यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, राकी पर्वत के पवन विमुख लीवर्ड ढालों पर चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय फान पवन कौन सी होती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, चिनूक, ठीक है, चिनूक होती है। तो चिनूक उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत श्रृंखला के पवन विमुख लीवर्ड ढालों पर नीचे उतरने वाली एक गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है। यह गर्म है, शुष्क है, तो बर्फ को पिघला देती है, इसीलिए इसे स्नो ईटर भी कहा जाता है। चिनूक को हिमभक्षी या फिर स्नो ईटर भी कहा जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, औषध प्रतिरोगी यानी कि ड्रग रेजिस्टेंस श्वसन मार्ग संक्रमणों के उपचार के लिए किस नए भारतीय एंटीबायोटिक का विकास किया गया है? तो दोस्तों ये जो नया वाला भारतीय एंटीबायोटिक है ये आया है कौन सा? नेफ्रीथोमाइसिन, यानी कि विकल्प बी आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है। तो नेफीथ्रोमाइसिन। तो भारत ने दवा प्रतिरोधी यानी कि ड्रग रेजिस्टेंस श्वसन संक्रमण और गंभीर निमोनिया के इलाज के लिए अपनी पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक, इसका नाम है नेफीथ्रोमाइसिन, को डेवलप किया है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश संवैधानिक प्रावधानों और उन्हें लागू करने वाले अधिनियमों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? मतलब केवल एक युग्म इसमें सही सुमेलित है, तो वही हमको पहचानना है। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, द्वैध शासन की शुरुआत बता रहे हैं, भारत सरकार अधिनियम 1858 में हुआ था, तो ये आपका जो कथन है ये आपका गलत है, ठीक है। द्वैध शासन की शुरुआत प्रांतीय स्तर पर भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे आप कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के दौरान लागू की गई थी, और 1858 के अधिनियम ने सीधे तौर पर भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया था। तो 58 में क्या हुआ था कि जो भारत का शासन था, मतलब इस पर कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत का शासन चला गया था सीधे ब्रिटेन क्राउन के अंतर्गत, ठीक है। अगला है, तो मतलब ये गलत है। अगला है, पृथक निर्वाचक मंडल कर रहे हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया, ये कथन भी आपका गलत है। द्वैध शासन की शुरुआत होती है 1919 में, और पृथक निर्वाचन मंडल उसके पहले आ गया था 1909 में। 1909 वाला जो अधिनियम आया था उसे कहते हैं मार्ले मिंटो, ठीक है। और 1935 में क्या हुआ था? तो 1935 का जो अधिनियम था, इसने पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों तक कर दिया था। तो ये वास्तव में आया था 1909 में। तो यानी कि ये कथन भी आपका गलत है। प्रांतीय स्वायत्तता, ये बता रहे हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909, तो दोस्तों ये भी आपका गलत है। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1935 में हुई थी, 1935 में, जिसने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और उन्हें अधिक प्रशासनिक स्वतंत्रता प्रदान की थी। तो ये आपका सही है, द्विसदनी विधायिका भारत सरकार अधिनियम 1919 में आया था, तो डी विकल्प आपका करेक्ट है, ठीक है। तो डी आपका उत्तर है, क्योंकि यही एक सही था। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में निम्नलिखित में से किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो दोस्तों जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध था, तो ये शुरू हुआ था 1775 में, 1775 में शुरू हुआ था, और 1782 में सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था, ठीक है। तो ध्यान देना, यह संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच हस्ताक्षरित की गई थी, और मराठों की ओर से महादजी शिंदे थे, क्या नाम था? महादजी शिंदे, और वारेन हेस्टिंग्स ये अंग्रेजों की ओर से थे, उनके बीच हुई थी सालबाई की संधि। विकल्प ए आपका करेक्ट है। फिर अगला प्रश्न है कि तंजावुर में स्थित जो बृहदेश्वर महादेव का मंदिर है वो किस चोल शासक के शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों ये है राजराज चोल प्रथम, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर आपका करेक्ट है, ठीक है। और ध्यान देना, तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वरम भी कहा जाता है, इसका निर्माण चोल सम्राट राजराज चोल प्रथम के आदेश पर कराया गया था। यह लगभग 1010 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। तो सही उत्तर इसका विकल्प सी है। अगला है, माजुली द्वीप किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी जो है एक डेल्टा बनाती है, कहाँ पर बनाती है? असम में बनाती है। तो यहाँ पर असम तो विकल्प में है ही नहीं है, तो उत्तर बनेगा ऑप्शन ई, ठीक है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं।
फिर है कि किस पूर्व भारतीय राजनयिक को 2026 में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति यानी कि CESCR के लिए फिर से चुना गया है? तो इनका नाम है दोस्तों प्रीति सरन, ऑप्शन ए प्रीति सरन। ठीक है, देखो ये जो प्रीति सरन है ना, ये अनुभवी भारतीय राजनयिक हैं और इनका जो कार्यकाल है ये 2027 से लेकर 2030 तक रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015 से 2030 के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सेंदाई फ्रेमवर्क, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो गलत नहीं होना चाहिए। और जो भी आपके पहले साल 2-3 सालों के अंतर्गत जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर हैं, उसमें जितने भी ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके क्लास में कवर नहीं हो पाएंगे जब मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, तो उनको मैं अलग से करवाऊंगा, ये मिसलेनियस में आएगा। ठीक है, और ये जरूरी होता है क्योंकि ऐसे प्रश्न ये सामान्यतः आपका जो बेसिक कोर्स होता है उसमें दिखाई नहीं देता है। तो सेंदाई फ्रेमवर्क के बारे में बात हो रही है, तो कह रहे 3 कथन है, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत, तो आइए देखते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं कथन 1, यह 6 वैश्विक लक्ष्यों और कार्रवाई के लिए 3 प्राथमिकताओं को निर्धारित करता है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि 6 की जगह यहाँ पर 7 होना चाहिए था, तब ये सही होता। नेक्स्ट है आपका दूसरा वाला कि इसके चौथे प्राथमिकता क्षेत्र यह पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण के दौरान बिल्ड बैंक बेटर, बेहतर पुनर्निर्माण को बढ़ावा देता है, दूसरा ऑप्शन सही है। मतलब ये है कि इस फ्रेमवर्क को मार्च 2015 में पारित किया गया था और इसके चौथे प्राथमिकता क्षेत्र यानी कि प्रायोरिटी 4 जो है उसमें आपदा के बाद पुनर्प्राप्ति, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के चरणों में के दौरान बिल्ड बैक बेटर को बढ़ावा देने की बात स्पष्ट रूप से कही गई है, सो ये करेक्ट है। और तीसरा वाला कि इसे आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था, ये भी आपका करेक्ट है। 2 और 3 ये दोनों आपके सही हैं, 2 और 3 ये सही हैं, तो ये विकल्प डी में है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी भारत सरकार की पूंजीगत आय नहीं है? ठीक है, ये देखिए पूंजीगत प्राप्ति नहीं है, तो दोस्तों ये होता है आपका लाभांश आय। ठीक है, लाभांश आय, तो देखो क्या होता है, इसको कहते हैं डिविडेंड इनकम। सरकार द्वारा किए गए निवेश या सार्वजनिक कंपनियां जिनको आप PSUs कहते हैं से मिलने वाला लाभांश सरकार की राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत आता है, रेवेन्यू रेसिप्ट के अंतर्गत आता है, न कि पूंजीगत प्राप्ति। तो यहाँ पर लाभांश आय यह पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत नहीं है, तो 14 का ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला है काला अजार यानी कि विसेरल लीशमैनियासिस, जो भारत में उन्मूलन के लिए लक्षित एक परजीवी रोग है, लीशमैनिया और डोनोवानी के कारण होता है और किसके काटने से मनुष्य में फैलता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सैंड फ्लाई। ठीक है, सैंड फ्लाई, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, तो ये भी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 16 आ गया। इकोटोन शब्द का तात्पर्य क्या है? इकोटोन, देखो दोस्तों, 2 आसन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का संक्रमणकालीन क्षेत्र जो होता है उसे कहते हैं इकोटोन, तो इसका उत्तर ए आपका करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वर्गीकरण के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL को कौन सी रत्न श्रेणी प्रदान की गई है? तो दोस्तों मिनी रत्न 1, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं और प्रश्न है यहाँ पर कि संसद में किस समापन प्रस्ताव के तहत, क्लोजर मोशन के तहत केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस की अनुमति दी जाती है? तो दोस्तों ये होता है आपका कंगारू क्लोजर, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है। इसका गठन कब किया गया था? 2006 में बता रहे हैं कि इसका गठन होता है कब? 2006 में। और तीसरा है कि यह आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला कथन है ये आपका करेक्ट है, दूसरा कथन भी आपका करेक्ट है, तीसरा कथन ये गलत है। ठीक है, आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना यानी कि नेशनल प्लान फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट तैयार करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA की होती है, और NDMA के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं कौन? PM होते हैं। ओके, तो यहाँ पर 1 और 2 केवल सही हैं, 1 और 2। पेशा अधिनियम 1996 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में लघु वनोपज का स्वामित्व
किस प्राधिकारी में निहित होता है? तो दोस्तों ग्राम सभा और पंचायत में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट था। यहाँ पर देख रहे हैं आप, पेशा एक्ट 1996 में आया था, यहाँ से बहुत अंदर जाके प्रश्न पूछ लिया है। पीएम आशा योजना के अंतर्गत दलहनों, तिलहनों और खोपरा की भौतिक खरीद के लिए कौन सी योजना उत्तरदायी होती है? तो देखो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि दलहनों, तिलहनों और खोपरा की भौतिक खरीद के लिए कौन सी योजना जो है उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों इसका जो उत्तर बनेगा क्या रहेगा? विकल्प सी, मूल्य समर्थन योजना, पीएसएस। ओके, तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इसको कहते हैं पीएम आशा, भारत सरकार द्वारा किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई एक व्यापक योजना है। इसमें विशिष्ट वस्तुओं और बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप विभिन्न घटक शामिल हैं। तो यहाँ पर जो भी है ना, ये मैंने पीडीएफ में सब डिटेल में लिखवा दिया है, तो इसको आप एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। ओके, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी गोल्स कितने हैं? 17 हैं, और इस पर एक डिटेल वीडियो मैं बना के दे चुका हूँ और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, एक बार जाके देख लेना इस वीडियो को समाप्त करके। ये भूलने नहीं चाहिए, यहाँ से प्रश्न मैं देख रहा हूँ बन रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मतलब सही मिलान है, कौन सा है जिसका सही मिलान है? तो सतत विकास लक्ष्य एसडीजी संख्या का उससे उसके संबंधित लक्ष्य के साथ सही मिलान है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही मिलान है देखते हैं, सतत विकास लक्ष्य। अब यहाँ पर देखिए अंक दिया गया है, ठीक है, अंक दिया गया है। यहाँ पर देखिए ये 4 दिया गया है, ये 5 दिया गया है, ये 8 है, ये 2 है। तो इसको आपको ना मैच कराना था। तो सही मिलान तो यही है दोस्तों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये जो है आपका एसडीजी गोल 4 में आता है, ठीक है। और यहाँ पर जलवायु कार्रवाई यानी कि क्लाइमेट एक्शन, ये आपका 13 में आएगा, न कि 5 में। स्वच्छ जल और स्वच्छता, ये 6 में आता है। और जेंडर इक्वलिटी, ये आता है आपका, ये आपका लक्ष्य 5 में आता है। ओके, तो यहाँ पर केवल एक सही था, बाकी आप लोग रट लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना में शामिल पहले स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर एलसीएच का नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर जो हल्का हेलीकॉप्टर है एलसीएच, उसको नाम दिया गया है प्रचंड, प्रचंड नाम दिया गया है, जो कि यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब इसका उत्तर होगा विकल्प ई, याद रखिएगा। इसरो ने 2025 में श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से अमेरिका के किस एएसटी स्पेस मोबाइल संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया? तो इसका आंसर होगा ब्लूबर्ड ब्लॉक 2, ब्लूबर्ड ब्लॉक 2, ये विकल्प ए के अंतर्गत आएगा और ये सही है आपका। ध्वनि प्रदूषण विनियम और नियंत्रण अधिनियम 2000 के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण के संबंध में शिकायत कब दर्ज की जा सकती है? जब ध्वनि स्तर निर्धारित परिवेशी ध्वनि मानक से 10 डीबी से अधिक हो। तो ये आपका डी विकल्प इसमें करेक्ट है। भारत में आपदा निगरानी की मुख्य भूमिका के साथ कौन सा संयोजन सही सुमेलित है? तो दोस्तों आईएमडी चक्रवात, सीडब्ल्यूसी बाढ़ और इनकोइस ये सुनामी के लिए। तो आपका जो विकल्प ए है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पीओपीज के उन्मूलन या न्यूनीकरण से संबंधित है? तो दोस्तों ये है आपका स्टॉकहोम सम्मेलन। इसे 2001 में अपनाया गया था, 2004 में लागू हुआ था। और यह वैश्विक संधि विशेष रूप से हानिकारक अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के उद्देश्य से बनाई गई है, ताकि उनके उत्पादन और उपयोग को प्रतिबंधित किया जा सके और अंततः समाप्त किया जा सके। तो ये आपके 27 प्रश्न हो गए। अगला है प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण CAMPA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। CAF अधिनियम 2016 और CAF नियम 2018 30 सितंबर 2018 को लागू हुए थे। तो दोस्तों ये जो आपका पहला कथन है ये आपका करेक्ट है। दूसरा कथन, राष्ट्रीय CAMPA के पास राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दोनों प्राधिकरणों के लिए एकल शासी निकाय है। तो ये आपका जो कथन है ये गलत है। और तीसरा है कि कैंपा निधि का उपयोग, कैंपा कोष का उपयोग वनीकरण उद्देश्यों के लिए भूमि की खरीद के लिए किया जा सकता है, ये भी आपका गलत है। केवल पहला विकल्प आपका सही है, यहाँ पर आपका उत्तर होगा विकल्प ए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसको। जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR के अंतर्गत भुला दिए जाने का अधिकार राइट टू बी फॉरगेटन किसी व्यक्ति को क्या करने की अनुमति देता है? तो दोस्तों यहाँ पर होता है कि कुछ व्यक्तिगत डेटा को मिटाने का अनुरोध करना, ये होता है ऑप्शन डी, ये आपका करेक्ट होगा।
अगला है कि विनियामक अनुमोदन अनुज्ञप्ति और एनबीएफसी प्रमाण पत्रों के समर्पण को संसाधित करने के लिए आरबीआई द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो ये था प्रवाह पोर्टल, ऑप्शन सी करेक्ट है। एंड आपका जो अगला क्वेश्चन है कि किसी निचली अदालत, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो दोस्तों ये होता है आपका हाइबियस कॉर्पस नहीं होता, को वारंटो नहीं होता, सर्टियोरेरी होता है, उत्प्रेषण। ठीक है, तो विकल्प ये आपका सी सही है। और आपको पता है संविधान का जो अनुच्छेद 226 है ये हाई कोर्ट को, और अनुच्छेद 32 ये सुप्रीम कोर्ट को ये परमादेश जारी करने के लिए, मतलब ये जो 5 प्रकार के रिट होती हैं इनको जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। वह अनुपात जो कार्यशील आयु जनसंख्या और गैर कार्यशील जनसंख्या के भार को दर्शाता है क्या कहलाता है? मतलब कार्यशील आयु जनसंख्या और गैर कार्यशील आयु जनसंख्या के भार को दर्शाता है क्या? ये होगा आपका पर आश्रितता अनुपात, यानी कि विकल्प बी इसमें आपका करेक्ट है। ओके, निर्भरता अनुपात यानी कि पर आश्रितता या डिपेंडेंसी रेशियो, तो ये क्या होता है कि उत्पादक कामकाजी उम्र की आबादी ये 15 साल से लेकर 64 साल के उम्र के बीच मानी जाती है। 15 से लेकर 64 के जो उम्र के लोग हैं और उन पर पड़ने वाले दबाव या बोझ को आश्रित और गैर कामकाजी आबादी यानी कि 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग से तुलना करके ये मापता है पराश्रितता अनुपात। ठीक है, अगला है 2026 में विंबलडन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखो दोस्तों इसका उत्तर जैनिक सिनर। ठीक है, याद रखिएगा ये सारे प्रश्न मैं आपको सारे एक्सप्लेनेशन करवा चुका हूँ। सो यहाँ से एक प्रश्न आपका बनेगा तो आप बिल्कुल भी इसको चूकना मत सही करने से। अगला देखिए मिसाइल और प्रकार, आकाश, ब्रह्मोस, अस्त्र और हेलिना, तो ये आपको मैच कराना था। ठीक है, कैसे मैच कराएंगे? यहाँ पर देखिए जो ए है उसका 4 के साथ जाएगा, आकाश ये जाएगा सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है। इसके बाद जो ब्रह्मोस है ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अस्त्र क्या है? तो दोस्तों अस्त्र दृश्य सीमा से परे वायु से वायु में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, और ये होगा हेलिना, टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है। तो ये आपका यहाँ पर मैच हो रहा है जो कि विकल्प सी में दिया गया है। ओके, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी परित्यक्त वस्तुओं को लाल श्रेणी के अंतर्गत संदूषित, पुनर्चक्रण योग्य और अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो देखो दोस्तों क्या हुआ है ना कि जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम है 2016 उसके तहत जो कचरा होता है ना, चिकित्सीय कचरा, हॉस्पिटल में जो कचरा निकलता है उसको जो है लाल श्रेणी में रखा गया है और साथ ही साथ नीली श्रेणी में रखा गया है। तो लाल श्रेणी में जैसे कि क्या होता है, जैसे कि अंतःशिरा ट्यूब और सेट शामिल है, कैथेटर शामिल है, यूरिन बैग शामिल है और बिना सुई वाली सिरिंज शामिल है, मतलब इनको जो है फिर से रिसाइकिल किया जा सकता है। और लाल श्रेणी में ये कौन कौन से आते हैं, जैसे कि प्रयुक्त सिरिंज की सुइयाँ हो गई, संदूषित कांच की शीशियाँ हो गई, तो ये आएंगी दोनों। ठीक है, ये लाल श्रेणी में आएंगी, ये आपका नीली श्रेणी में आएगा और 1 से 4 तक ये लाल श्रेणी में आता है। ठीक है, लाल श्रेणी पूछ रहा है तो 1 से 4 तक, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये विकल्प सी में जो है ये आपका करेक्ट है। ओके, वर्ष 2026 में भारत इंडोनेशिया संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को किस इंडोनेशियाई राज्य सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो ये था दोस्तों बितांग आदिपूर्णा, ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रधानमंत्री मोदी को जितने भी सम्मान मिलते हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं आजकल एग्जाम में। कौन सी तकनीक रेडियो लेबल किए हुए डीएनए संपरीक्षित प्रोब का उपयोग करके एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम की पहचान करती है? तो दोस्तों इसका जो उत्तर है साउदर्न ब्लॉटिंग, साउदर्न या सदर्न ब्लॉटिंग, ये ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है इसमें। तो काफ़ी टफ लेवल के क्वेश्चन हैं, इसमें लोग ज़्यादातर ना गेसी मतलब तुक्का ही मारे होंगे और तुक्का मारने में किसी का सही हुआ होगा किसी का गलत। 1995 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र एनसीडीएम की स्थापना निम्नलिखित में से किस संगठन के अंतर्गत की गई थी? तो भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA, यही आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र एनसीडीएम की स्थापना अप्रैल 1995 में नई दिल्ली स्थित भारतीय लोक प्रशासन संस्थान यानी कि IIPA के अंतर्गत की गई थी। बाद में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसे पुनर्गठित कर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM नाम इसे दिया गया। ठीक है, फिर आपका 39वां क्वेश्चन है
किस प्रभाव के कारण नैनो कणों का गलन ताप उनके आकार के घटने के साथ घट जाता है? तो दोस्तों इसका होगा गिब्स थॉम्सन प्रभाव। ये होता है आपका विकल्प बी, गिब्स थॉम्सन प्रभाव के कारण क्या होता है, जैसे जैसे नैनो कण नैनो पार्टिकल्स का आकार घटता है, उनका सतह से आयतन अनुपात सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस उच्च वक्रता यही कर्वेचर और उच्च पृष्ठीय ऊर्जा के कारण नैनो कणों का गलन ताप यानी कि मेल्टिंग पॉइंट उनके बल्क पदार्थ की तुलना में कम हो जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम पारंपरिक कोयला संचालित पावर स्टेशन में ऊर्जा रूपांतरण को सही ढंग से दर्शाता है? तो देखो दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। सबसे पहले होती है रासायनिक यहाँ पर जो ऊर्जा होती है कोयले में उसके बंधों के बीच संग्रहित रासायनिक ऊर्जा होती है। तो बॉयलर में कोयला जलाने से क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा उच्च तापमान वाली ऊर्जा यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। फिर ये जो मतलब ये जो ऊष्मा है, ये जो गर्मी है, पानी को उबालती है और उच्च दबाव वाली भाप उत्पन्न करती है जो फैलकर टरबाइन के ब्लेड को घुमाती है और गतिज यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और इसके बाद मिलता है हमें विद्युत। तो ये क्रम है आपका, ठीक है, ऑप्शन बी ये करेक्ट है आपका। अगला है निम्नलिखित में कौन सा रोगजनक कुक्कुटों में रानीखेत रोग, जिसे न्यूकैसल रोग भी कहा जाता है, के लिए उत्तरदायी है? कौन सा रोगजनक है जो कि रानीखेत रोग के लिए मुर्गियों में उत्तरदायी है? तो इसका सही विकल्प है पैरामाइक्सो वायरस, पैरामाइक्सो या पैरामिक्सो वायरस, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 42, सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तान गदर पार्टी के मुख्यालय को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे कहते थे दोस्तों युगांतर आश्रम, ठीक है, क्या कहते थे, युगांतर आश्रम। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। यहाँ पर देखिए लखन जोदारो, तो ये मिलेगा आपको सिंध में, निंदावारी बलूचिस्तान में, धालेवान पंजाब में, कालीबंगन राजस्थान में। ये 1 2 3 4 आपका बिल्कुल करेक्ट है, जो कि यहाँ पर दिया गया है 1 2 3 4, यही आपका सही सुमेलित है। ओके, अगला देखिए 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुने गए पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये तो आप जानते ही जानते होंगे। 1892 में ब्रिटेन के सेंट्रल फिन्सबरी निर्वाचन क्षेत्र से लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। और ये आपका अंतिम है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को किस विशिष्ट बिंदु पर स्थापित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह पृथ्वी की समान गति से सूर्य की परिक्रमा करे। तो दोस्तों इसे पृथ्वी सूर्य L2, सूर्य पृथ्वी L2 लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं इसे। तो यहीं पर इसको स्थापित किया गया है। तो इसका फायदा क्या होता है, जो लैग्रेंज पॉइंट होता है ना, वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण सूर्य का और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो सेम हो जाता है, समान हो जाता है। तो वहाँ पर जो ये आपका टेलीस्कोप है जाके स्थिर रहता है। तो इसे यहाँ पर स्थापित किया गया है सूर्य पृथ्वी L2 लैग्रेंज पॉइंट 2 पर। तो दोस्तों ये कुल मिला के जो आपके 45 प्रश्न हुए, यही प्रश्न पूछे गए थे लोअर पीसीएस के अंतर्गत। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि प्रश्नों का लेवल आपको कैसा लगा। और अगर आप टीजीटी पीएचडी तैयारी कर रहे हैं जीएस की, तो बिल्कुल भी आप लोग ये मत सोचिएगा कि आपको वहाँ पर बहुत सरल जीएस मिलने वाला है। प्रश्नों का लेवल ठीक ठाक रहेगा या हो सकता है इससे भी टफ, क्योंकि मैं जानता हूँ आजकल ज़्यादातर जो पेपर सेटर हैं वो एआई का यूज करके पेपर बनाते हैं और एआई उसको केवल इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि पेपर को मॉडरेट टू टफ रखो, और वो इसी प्रकार के प्रश्न बना देता है जो कि ना तो पिछले प्रश्नों से मैच करते हैं और ना ही आसानी से इनको आप हल कर पाते हैं। बने रहिए हमारे साथ, पेड ग्रुप में रहेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर एक लिंक होगा, उसको ओपन करेंगे, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।